तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर्स में अक्सर इससे सवाल आया हुआ है और इसके मुतालिक पूछा गया है। अच्छा, वो इस तरीके से सवाल आता है पास्ट पेपर्स अगर आप लोग देखें कि हाउ मैनी एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट्स की क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे हम कहते हैं, मतलब इस टॉपिक ऑफ स्टडी को हम कह रहे होते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग पोर्शन में ये अक्सर और बेशतर आया है इस चैप्टर से। अच्छा, अब इस साल आएगा या नहीं मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इस साल तो पेपर हुए नहीं है। पिछले साल के पेपर में ये सवाल आया था या नहीं आया था ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, हर 2-3 साल बाद घूम फिर कर ये सवाल आता है। अच्छा, सवाल काफी बड़ा है, स्टडी काफी सारी है इसके अंदर। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको एक तो पहले हॉरिजॉन्टली पढ़ाया, पीरियड पे किस तरीके से पीरियोडिक मैनर में हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, पीरियड की तर्ज पर किस तरीके से पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली। पहले तो हमने वो पढ़ा, उस तरीके से चीजों को समझा। फिर उसके बाद हमने वर्टिकली पीरियोडिक टेबल को कैसे स्टडी किया जाता है ग्रुप के हिसाब से, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ हमने पिछले लेक्चर्स में उसको भी देख लिया हमने। अब मैं मजीद अगेन, हम अभी भी पढ़ क्या रहे हैं, पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ने का तरीकाकार बदल गया। पहले पीरियड के हिसाब से पढ़ाया, फिर ग्रुप के हिसाब से पढ़ाया, या अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको ब्लॉक के हिसाब से। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? एस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक्स हैं। तो अब इन 4 ब्लॉक्स के हिसाब से मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा कि उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से डिवाइडेड है और क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से बातों को समझिएगा। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स की टाइप्स। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारा 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो अब हमने इन चारों ब्लॉक्स के हिसाब से बारी बारी पढ़ना है। तो एलिमेंट्स को, अगर हम एलिमेंट्स की डिवीजन को देखें, तो एलिमेंट्स की डिवीजन में सबसे पहला जो डिवीजन आता है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। अच्छा, जब ये सवाल आपके पास आएगा ना पेपर में, तो सवाल इसी तरीके से आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप एलिमेंट्स को डिफाइन करें। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये हेडिंग डाल दी, आपने इसके नीचे एक आध इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिख दिए कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एस, पी, डी, एफ 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड एंड सो ऑन। उसके बाद 1-2 लाइन की डिस्क्रिप्शन के बाद आपने हेडिंग डालनी है। अब आपने बेसिकली एक्सप्लेनेशन देनी है कि आप क्या क्या इसके अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग, सब हेडिंग आपने किस चीज की डाल देनी है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की सब हेडिंग आपने डाल देनी है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से ब्लॉक के होते हैं? तो मैं पूरे नोट्स की सूरत में यहाँ नहीं लिख रहा, जस्ट छोटी छोटी से की पॉइंट्स लिखूंगा। नोट्स आप शाहजी के परचेज कर लीजिएगा। मैं उसी के उस बेहतरीन नोट्स हैं, क्योंकि हम पिछले 1-1.5-2 साल से उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल वो ऑथेंटिक हो चुके हैं। तो आप शाहजी के नोट्स ले लीजिएगा। तो अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम किन 2 ब्लॉक्स की बात करेंगे? हम एस और पी ब्लॉक की बात करेंगे। मैं इसमें डैश नहीं लगाता, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। इसके अंदर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात होगी। अच्छा, ये जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन किस किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, एस और पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। अच्छा, इनको इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज टिपिकल इस्तेमाल हो रहा है, टिपिकल को ट्रेडिशनल से अक्सर और बेशतर जो है ना हम सिनोनियम देते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि वो एक तहजीबी अंदाज में जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रेडिशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो टिपिकल को काफी हद तक आप एसोसिएट कर सकते हैं विद ट्रेडिशन। ठीक है।
इसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, और एस और पी ब्लॉक पर ये डिवाइडेड है। सही है। अच्छा, ये पॉइंट्स अगर आपने इसमें बता दिए, मतलब आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आपने एक आध लाइन का इसके इंट्रोडक्शन दिया कि इट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो कंटेन्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस series consists of metals, non-metals as well as metalloids. They are also called as typical element. बस काफी है, इतने आपने एक्सप्लेन कर दिया, काफी है। अब आते हैं जो आपने बताया ना कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, तो अब आप बता रहे हैं कि इसके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट शामिल होते हैं, तो आपने वो लिखा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आपको इस तफसील देनी है। तेज तो नहीं चल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनको हम लाइट मेटल्स या सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं। लाइट मेटल्स या फिर सॉफ्ट मेटल्स इनको कहा जाता है। इनको लाइट मेटल्स या सॉफ्ट मेटल्स हम कहते हैं। लाइट मेटल्स और सॉफ्ट मेटल्स कहने की इनको क्या वजह है? क्योंकि जो दूसरे डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, वो डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती हैं काफी। ठीक है। उसके अलावा दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, क्या किसी को पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? क्या किसी को पता है? बेटा कोई क्लास में है? तो रिड्यूसिंग एजेंट अब समझ लें कि क्या होता है। देखो, दो बातें हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ये पता है किसी को? पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा। गुड। कोई सर ऐसा है जिसको याद आ ऑक्सीडेशन रहा हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फर्स्ट ईयर अभी अभी पढ़कर आए हो तुम लोग इत्तेफाक से। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन सर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यही डेफिनेशन होती है, कुछ और भी है इसमें? नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की भी होती है, लेकिन वो मुझे याद नहीं है किसमें गेन और किसमें लॉस। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पूरी कहानी। और इसको याद कर लो, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत सी जगहों पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बातें दोहराई जाएंगी, और वहां पर ना आपके पास चांस कम ही होगा चीजों को रिकॉल करने का। अगर इतनी बच्चों वाली बातें भी याद नहीं रहेंगी तो फिर आगे प्रॉब्लम का सबब बनता रहेगा आपके लिए। तो ये तीनों डेफिनेशंस याद कर लो। इन तीनों डेफिनेशंस का इस्तेमाल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ जगहों पर होता है, लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ज्यादातर जो मैं इस्तेमाल करूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वो मैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाली एग्जांपल्स का इस्तेमाल करूंगा, मतलब की डेफिनेशंस का इस्तेमाल करूंगा। इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर था, आपने जो पढ़ा है चैप्टर, उसी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अब जो चीज ऑक्सीडेशन करवा दे, जो वो क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? सिंपली ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इन तीनों में से कोई भी एक काम अगर कोई चीज करवा रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन करवाना। अब रिडक्शन क्या होता है सर? बेटा रिडक्शन में ये तीन काम है।
ये इन तीन में से कोई एक काम भी हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, सिंपल है। इन तीन में से कोई भी एक काम होगा तो वो क्या हो रही है, वहां पर रिडक्शन हो रही है। और जो ये काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट करवा रहा है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि इनका काम रिडक्शन का होता है। इन तीन में से कोई एक काम करवाएंगे ये। यहाँ पर मैं कौन सी डेफिनेशन की सेंस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सेंस में। अब सर आपको कैसे पता चल रहा है कि कहां पर इनमें से कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करनी है? ये पढ़ते जाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजों को जहन में बिठाते जाओगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहां पर किस जुमरे में बात हो रही है। यहाँ पर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जुमरे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं। अच्छा, ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, कोई ये नहीं समझ लेना कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये एक सबसे बड़ा कुफ्र होगा कि अगर तुम लोग इनको समझ लो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि ये तो मेटल है और मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो कोई लेगा। ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मामला है ना, ये कोई और करेगा, ठीक है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और को करवाएंगे। जब किसी और को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है तो इनको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। ये जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे ये वाले एलिमेंट्स, तभी कोई दूसरा उसको गेन करेगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आई? जी सर। जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की कहानी लिखने के लिए मुझे बोर्ड साफ करना होगा। पढ़ लें सर। अब हाँ हूं कुछ बोलने की हिम्मत होगी आप लोगों की, या अभी मजीद आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को और इज्जत, आप लोगों की इज्जत अफजाई की जाए? फिर खामोश बैठे। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये जो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में दो ग्रुप्स होते हैं, एक बात याद रखना, एस ब्लॉक के अंदर हम जब बात कर रहे हैं अभी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रुप 1A और साथ में ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं। इन दो में से जो ग्रुप 1A होता है बेटा, वो कहलाता है यूनिवैलेंट, और साथ में जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2A, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप 2A क्या होगा अगर ये यूनिवैलेंट है तो? डाइवेलेंट। शुक्र शुक्र शुक्र, ये होता है डाइवेलेंट, सही है। अच्छा, यस सर। ये मेटल्स जो होते हैं या ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं। ये बात याद रखने की है, ये बहुत ही ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं और एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। केमिकली रिएक्टिव तो चलो समझ गए होगे, जरा ये बताना ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहे होते, जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहलाता है, यानी कि किसी एलिमेंट की सलाहियत। अगर मैं किसी चीज के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव का लफ्ज लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। और अगर मैं किसी सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रो नेगेटिव का लफ्ज लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाह रहा है, ठीक है। तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये केमिकल बॉन्ड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं? ये ऐसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करके ये किसी ऐसे को इलेक्ट्रॉन देते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, these elements and their compounds, these elements and their compounds are diamagnetic. ये एलिमेंट्स और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अच्छा देखो, मैग्नेटिज्म तुम लोगों को इतना शायद नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हमारे पास ना तीन तरह के मैग्नेट होते हैं,
एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट और एक होता है डायामैग्नेट। 3 तरह के मैग्नेट्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें होता है वो होता है फेरोमैग्नेट, ठीक है। फेरोमैग्नेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नेचुरली कुदरती तौर पर फेरोमैग्नेट्स सिर्फ 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं फेरोमैग्नेट। यानी कि इनसे जुड़े हुए जो मतलब ये एलिमेंट्स ले लो या इनके कोई कंपाउंड्स ले लो, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी बल्कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेट्स। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं पैरामैग्नेट पर। पैरामैग्नेट क्या होता है? पैरामैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर मैग्नेट नहीं होता, यानी अल्लाह ने उसे मैग्नेट नहीं बनाया होता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं उसे मैग्नेट बना सकता हूं। ये मैं कर सकता हूं, यानी उस ऐसा सब्सटेंस जिसको मैं मैग्नेट बना सकता हूं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पैरामैग्नेट कहेंगे। फेरोमैग्नेट कुदरती तौर पर मैग्नेट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। पैरामैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो मैग्नेट बन सकता है, यानी कि जिसको मैं चाहूं तो मैग्नेट बना सकता हूं। कैसे हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पैरामैग्नेटिक है, मुझे पता है कि मैं इसे मैग्नेट बना सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक फेरोमैग्नेट लेकर आया, ये एक फेरोमैग्नेट और बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट है। मैं इस फेरोमैग्नेट को इस पैरामैग्नेट के करीब लाया, जिसकी वजह से इस फेरोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस पैरामैग्नेट के अंदर चली गई। अब जैसी फील्ड इसके अंदर दाखिल हुई, ये जो सब्सटेंस था ये मैग्नेट बन गया, बट ये इस फेरोमैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मैग्नेट जरूर बना लेकिन एक वीक मैग्नेट बना, सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो ये है फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नेचुरल मैग्नेट। पैरामैग्नेट क्या है? वो सब्सटेंस जिसको आप मैग्नेट बना सकते हो बट वीक मैग्नेट होते हैं। और डायामैग्नेट क्या होते हैं? डायामैग्नेट 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं। या तो आप उन्हें मैग्नेट बना ही नहीं सकते, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आप उन्हें मैग्नेट नहीं बना सकते। दूसरी चीज एक और, अगर वो कभी मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी रख भी ले तो वो क्यों रखते हैं, वो क्या होता है? अच्छा, मैग्नेट की एक बात है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेट की, जो आप लोग के इल्म में भी होगी मेरे ख्याल से। जैसे मिसाल, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, जैसे ये एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। अब अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लूं, दूसरा सब्सटेंस लूं और वो नॉर्थ पोल के करीब उसको ऑपोजिट पोल ले आऊं, यानी कि साउथ पोल ले आऊं, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, रिपल्जन होगी? अट्रैक्शन, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं इसके दूसरी साइड पर आऊं, अब यहाँ पर मैं साउथ पोल था, मैं इसके साथ नॉर्थ पोल ले आता हूँ, अगेन क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अब मैं रिवर्स कर दूं, 2 साउथ पोल को करीब लाना चाहूं, ला सकता हूं, जोड़ सकता हूं या नहीं? नहीं जोड़ सकता, बल्कि दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। इधर भी ऐसा ही, अगर 2 नॉर्थ पोल करीब ले आऊं तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैग्नेट का की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब समझो डायामैग्नेट में क्या होता है। जैसे ये एक डायामैग्नेट है, इस डायामैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सही है। अब मैं कोई चीज है जिसका साउथ पोल सामने लाऊंगा, तो उसूलन क्या होना चाहिए कि ये नॉर्थ पोल इसे अट्रैक्ट कर लो अपनी तरफ, उसूलन यही होना चाहिए। जी सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डायामैग्नेट पता है क्या करता है? डायामैग्नेट इसको दूर धक्का देता है खुद से। तो आप बोलेंगे सर अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम पोल अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट पोल रिपेल करता है। अगर मैं नॉर्थ पोल भी इसका सामने लाऊंगा ना, तो ये इसको अपने पास अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि दूर धक्का देगा। अब ये आपको परेशान करेगा कि सर फिर इसको मैग्नेट कह ही क्यों रहे, जब ये दोनों ही सूरतों में सिर्फ रिपेल कर रहा है। भाई मैग्नेट तो वो है ना जो सेम पोल को रिपेल करे, ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करे। ये तो सर हर सूरत में रिपेल कर रहा है, दूरी धक्का दे रहा है, तो इसको मैग्नेट क्यों कह रहे हैं? इसको बेटा मैग्नेट सिर्फ इस रिपल्सिव प्रॉपर्टी की वजह से कहा जाता है कि रिपल्जन तो क्रिएट होती है और कुदरती तौर पर ये मैग्नेट होता नहीं है। यानी कि जो रिपेल करने वाली भी सलाहियत है ना, ये हम इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ फेरोमैग्नेट। ये कुदरती तौर पर भी ये काम खुद से नहीं कर सकता। यानी कि डायामैग्नेट इज अ सब्सटेंस जो या तो मैग्नेट होता ही नहीं है, सही है, और अगर आप इसको किसी तरह बनाने में कामयाब हो भी गए तो भी ये सिर्फ रिपल्सिव फोर्स का काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स का काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? जी सर। सर मैग्नेट्स नेचुरली कहीं से मिलते हैं या बनाए जाते हैं बस? बेटा मैग्नेट्स बनाए भी जाते हैं, नेचुरली भी मिलते हैं। मतलब नेचुरली जो आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है वो मैग्नेट होता है। तो सर फिर उसको जब जैसे निवाते
होते होंगे, तो वो मशीनरी वगैरह किस तरह काम करती होगी वहां पर? मशीनरी वहां पर ऐसे काम करती है बेटा कि वहाँ जो मशीनरीज यूज की जाती है ना, वो ऐसे सब्सटेंसेस की मशीनरी यूज की जाती है जिसके ऊपर मैग्नेट का कोई असर ना हो। ठीक है, अगर मैग्नेट का उसके ऊपर असर Yes, होगा तो फिर वो कतन जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैग्नेट अगर उसको मैग्नेट मैग्नेट होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। हाँ, कभी ऐसा होता है जैसे शायद आपने गाड़ी वगैरह के लिए देखा हो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर जाते हैं और गाड़ियों को चिपका के उठा लेते हैं, इस तरह से मेटल पार्ट्स को उठा चिपका के उठा yes लेते sir. हैं। तो इस तरह की मशीनरीज भी वहां पर होती हैं कि आपको मैग्नेट के बड़े बड़े टुकड़े निकालने हैं, यानी एलिमेंट के बड़े बड़े टुकड़े निकालने हैं। अब आपको पता है वो मैग्नेटिक है, तो आप एक बड़ा सा मैग्नेट लेके गए, उससे चिपकाया, उससे निकाल लिया। लेकिन कुछ तोड़ के निकालना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए ऐसे सब्सटेंसेस के टूल्स बनाए जाते हैं जिसके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट ना हो। ठीक है, ठीक है सर. अच्छा, कोई और सवाल किसी को? कोई और सवाल किसी को? नो सर। ठीक है, अच्छा, आखिरी बोल रहा हूं इसके बाद, these elements and their compounds are colorless। ये एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस एलिमेंट्स होते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। इसमें समझाने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कलर के हवाले से मजीद डिस्क्रिप्शन जो है वो चैप्टर 5 में आएगी, तो हम आपसे चैप्टर 5 में इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करेंगे। आखिर में आता है कि दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, ये जो डायामैग्नेट होता है ये क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये साइंटिफिक रीजन में भी पूछा गया है। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि ड्यू टू नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये डायामैग्नेट होते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो ये पैरामैग्नेट हो जाएंगे या फेरोमैग्नेट हो जाएंगे। ज्यादातर वैसे पैरा ही मैग्नेट होंगे, फेरोमैग्नेट भी बड़े कम ही होते हैं। आखिरी बात, एक पॉइंट के मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसका मतलब पता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप का? किसी को पता है नो इसका सर. मतलब? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप का मतलब ये है कि जो मेटल वाली खसूसियात है ना, मेटल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? मेटल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाओगे ना, यानी कि लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे ये मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने में और आसानी होती जाएगी, ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। क्लियर हो गई बात? जी सर. जी सर। कोई और सवाल किसी को? अच्छा, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? NS1 NS2, ये होती है। NS1 से लेकर NS2 तक ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की, ये आपको समझ आई? किसी को इसमें परेशानी तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो पूछ लो। नो सर। किसी को कोई इशू नहीं है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात में किसी को कोई इशू नहीं है? नो सर. ओके, अच्छा, फिर भी मैं बता दूं यहाँ पर जो NS1 और NS2 वाली कहानी है, इसको बल्कि मैं पीरियोडिक टेबल से आपको दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट अगर आप दे दें।
मेरी स्क्रीन शेयर होने लगे, आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही है तो मुझे बताइएगा। आ रही है सर। जी सर आ रही। ओके, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि NS1 और NS2 वाली, देखो अब मेरे माउस के कर्सर पे जरा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन को हटा दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और हम इन्हीं की बात कर रहे थे, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। अच्छा देखो, ग्रुप 1A का क्या मतलब होगा? 1A का मतलब ये होगा, इन सबके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2A का क्या मतलब होगा? इन सबके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसलिए एस के ऊपर 1 और एस के ऊपर 2 लिखा हुआ था कि आखिरी शेल में सबके एक इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में जो एन लिखा हुआ था ना, एन का मतलब था नंबर ऑफ शेल, यानी कि अगर इसकी बात करूंगा तो एन की जगह 2 आ जाएगा, इसकी जगह बात करूंगा तो एन की जगह 3 आ जाएगा, इसकी बात करूंगा तो एन की जगह 4, इसकी बात करूंगा तो 5, इसकी जगह करूंगा तो 6, इसकी बात करूंगा तो 7, अगेन इसकी बात करूंगा तो NS2 में एन की जगह 7, इसकी 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है। ये बात हो रही थी आपसे, क्लियर है? जी यस सर। सर। कोई जी सवाल, सर। कोई कंफ्यूजन?